हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का ऑटो साइकिल। फिर हम देखेंगे ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी क्या होती है, उसको उसका डेरिवेशन देखेंगे हम। और फिर उससे रिलेटेड थ्री न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑटो साइकिल से। ऑटो साइकिल हम ऑलरेडी उसको देख चुके हैं जब हम वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक एसआई इंजन पढ़ा थे। तो उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि ऑटो साइकिल क्या होता है। इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हमारा ऑटो साइकिल है पीवी डायग्राम में, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो इसको अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 0 से 1 क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक, जिसको हम इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। यहाँ पे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है। फिर उसके बाद जब सक्शन कंप्लीट हो जाता है और इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं तो कंप्रेशन होता है। यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो 1 से 2 क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। फिर 2 से 3 है कंबशन। कंबशन मतलब फ्यूल का जलना। और जब फ्यूल जलेगा तो यहाँ पे हीट का एडिशन होगा, मतलब सिस्टम के अंदर हीट पैदा होगी फ्यूल के जलने से। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए सिस्टम के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचा तभी ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंबशन का फिनोमिना हो रहा है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। जब हीट ऐड हो गई सिस्टम में, पूरा का पूरा फ्यूल जल गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जिसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। और यही हमारा होता है एक्सपांशन स्ट्रोक, या फिर इसमें इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो 3 to 4 आप देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। इस प्रोसेस के दौरान भी हीट का इंटरेक्शन जीरो रहेगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिर्फ सिस्टम से वर्क बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क के फॉर्म में बाहर जाएगी। 1 से 2 में क्या हो रहा था? एनर्जी वर्क के फॉर्म में सिस्टम के अंदर आ रही थी, हमको वर्क करना पड़ा। अब जब एक्सपांशन स्ट्रोक खत्म हो गया, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में आ गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी या जो हीट एनर्जी बची हुई है वो अब सिस्टम से बाहर जाएगी। तो इस यहाँ पे क्या होगा? 4 to 1 हीट रिजेक्शन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में ही। और उसके बाद एंड में पिस्टन वापस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा 1 से 0। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस क्रिएट हुई है फ्यूल के जलने के कारण, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर जाएगी। तो दिस इज आवर ऑटो साइकिल, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये इसकी इफिशिएंसी का डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो ऑटो साइकिल है, ये पहला वाला जो डायग्राम है ये प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट में, पीवी प्लॉट में बना है। और ये टीएस प्लॉट में बना है। देखिए, टीएस प्लॉट में इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जो दो प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4, ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है और 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और जब 2 से 3 और ये 1 से 2 जब होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से 2 टीएस प्लॉट में देखिए, एक वर्टिकल लाइन में दिखेगा जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है। सिमिलरली 3 से 4 क्या हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो यहाँ पे भी आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए टीएस प्लस में 3 to 4 एक कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन से शो हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये दोनों प्लॉट ही बनाना पड़ता है जब ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का डेरिवेशन या ऑटो साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। तो 1 से 2 वर्क इनपुट हो रहा है, 2 से 3 हीट इनपुट हो रही है, 3 से 4 वर्क आउटपुट हो रहा है, और 4 से 1 हीट आउट हो रही है। सेम चारों प्रोसेस यहाँ पे दिखाया है टीएस प्लॉट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे
1 से 2 और 3 से 4 ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इन दोनों में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर कहाँ होगा? सिर्फ 2 से 3 दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड होगा, और 4 से 1 दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो ही प्रोसेस है जहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है और हीट का रिजेक्शन। तो कितना हीट ऐड होगा? तो 2 से 3 में जो हीट ऐड होगा इट विल बी CV, that is specific heat at constant volume, multiplied by difference in temperature between these 2 points, that is T3 minus T2। तो यहाँ पे हीट का एडिशन होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय T3 माइनस T2। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? सिस्टम हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम में है, इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिए। अगर हमारा सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर में होता तो हम वहाँ पे Cp की वैल्यू लेते, दैट इज 1.005। तो यहाँ पे 0.718 एयर का कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है। तो हीट एडिशन कितना होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब 1 kg एयर का कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर T2 से T3 गया तो कितना टेम्परेचर बढ़ा? T3 माइनस T2। तो उसके स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो हमको मिल जाएगा कि कितनी हीट यहाँ पे ऐड हुई। सिमिलरली हीट रिजेक्ट कहाँ से कहाँ हो रही है? 4 से 1। तो हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1 क्या हो जाएगा? अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर दैट इज T4 माइनस T1। ठीक। तो वर्क डन क्या होता है? जितना सिस्टम में हीट आ रहा है माइनस जितना सिस्टम से हीट जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T। अब देखिए इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी है रेशियो है किसके किसके बीच? वर्क आउटपुट के बीच और हीट सप्लाइड के बीच। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन अभी हमने निकाला CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1, और हीट सप्लाइड क्या है? CV T3 माइनस T2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस CV हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये इफिशियंसी आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है? इफिशियंसी 4 टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। दिस इफिशियंसी इज अ फंक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो मतलब सिस्टम जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में था तो कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम कितना था, डिवाइडेड बाई जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर में पहुंच गया तो कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम कितना हो। तो दैट इज V1 बाई V2 इज अवर कंप्रेशन रेशियो, मतलब पहले ही जितना चार्ज हमने अंदर लिया उसको कहाँ तक हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो टोटल जब हमने चार्ज लिया तो पूरा V1 चार्ज से भर गया, वॉल्यूम V1 पूरा चार्ज से भर गया। फिर जब हम पिस्टन को ऊपर लेके गए और वो टॉप डेड सेंटर में पहुंचा तो क्या हो रहा है? तो वो पूरा का पूरे चार्ज को हमने कंप्रेस कर दिया कितनी जगह में? वॉल्यूम V2 में। तो दिस इज कंप्रेशन रेशियो। सिमिलरली एक्सपांशन रेशियो क्या होगा? एक्सपांशन रेशियो V4 बाई V3। ठीक। कि एक्सपांड हुआ वहां पे V4 बाई V3। और अगर आप पीवी प्लॉट में देखेंगे तो V1 और V4 सेम है और V3 और V2 सेम है। तो V4 की जगह में हम V1 रख दिए और V3 की जगह में हम V2 रख दिए, तो अगेन वी विल सी दैट आवर कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो आर सेम। तो R V1 by V2 एंड R इज ऑल्सो V4 by V3 विच इज नथिंग बट V1 by V2। तो दोनों ही कंप्रेशन और एक्सपेंशन रेशियो हमारा सेम है। दूसरा, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा फ्यूल है, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे दो ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT विल बी एप्लीकेबल, ये हम वहां पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा, 1 से 2 प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और 3 से 4 जो प्रोसेस है वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये फंक्शन होता है। तो ये दोनों की मदद से हम किस में आएंगे? हम एक एक करके दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। पहले प्रोसेस 1 to 2 की बात करेंगे और फिर प्रोसेस 3 to 4 की बात करेंगे। ठीक। तो जब हम 1 to 2 की बात करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूलेस की मदद से हम एक इक्वेशन में आते हैं, दैट इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक। जब हम इसमें आते हैं तो V1 बाई V2 क्या है? R।
कंप्रेशन रेशियो। तो T2/T1 हमको मिलता है R⁴ और यहाँ से हम T1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको T2 मिल जाएगा T1 इंटू R⁻⁻1। ठीक। सिमिलरली अगर हम प्रोसेस 3 to 4 की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होता है T3/T4 इज इक्वल टू V4/V3 टू द पावर गामा-1। V4/V3 अगेन इट इज एक्सपांशन रेशियो विच इज R। तो यहाँ से हमको T3 इज इक्वल टू T4 R⁻⁻1 मिलता है। अब ये जो T2 और T3 मिला है ये T1 और T4 के टर्म में मिला है। तो इसको अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे जहां पे हमको 4 टेम्परेचर की वैल्यू लग रही थी। तो जब हम इसको रखेंगे तो T4 माइनस T1, T3 की जगह में हम रख देंगे T4 R⁻⁻1 और T2 की जगह में हम रखेंगे T1 R⁻⁻1। अब ये डिनोमिनेटर में देखिए R⁻⁻1 हम कॉमन ले सकते हैं और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा T4 माइनस T1। और ये T4 माइनस T1 और T4 माइनस T1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल्ड आउट हो जाएगा और हमको इफिशियंसी मिलेगी 1 - 1/R⁻⁻. तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अब इस डेरिवेशन से देखिए क्या पता लग रहा है कि जो ऑटो साइकिल की थर्मल इफिशियंसी है इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो बिकॉज गामा इज कांस्टेंट। तो जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू 1 बाई, ये डिनोमिनेटर में है तो ये 1 बाई कंप्रेशन रेशियो R⁻⁻1 ये कम होता जाएगा और हमारी इफिशियंसी की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा थर्मल इफिशियंसी कम होते जाएगी। So this is the derivation of thermal efficiency, and we will see here that thermal efficiency is a function of compression ratio. अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस ऑटो साइकिल से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए क्या है, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज फॉलोइंग कंडीशन। एक इंजन है जो कि ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है। प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, मतलब जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन जो प्रेशर है वो 1 बार है। ठीक, मतलब यहाँ पे P1 की वैल्यू दिया है। ये अगर इस फिगर में देखें अपन पीवी प्लॉट में तो बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन कौन सा पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो ये 1 बार दिया हुआ है एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इट इज 11 बार, मतलब P2 की वैल्यू दिया है 11 बार। हमसे पूछा है कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हमको कंप्रेशन रेशियो निकालना है और इंजन की इफिशियंसी निकालना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी दैट इज 1 - 1/R⁻⁻1 जो अभी हमने देखा। और हमको ये एज्यूम करना है कि गामा की वैल्यू 1.4 है, ये दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2। अब हम देखिए ये 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमको पता है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा होता है। ठीक, तो अगर हम उसको रीअरेंज कर लेंगे तो V1/V2 क्या हो जाएगा, P2/P1 टू द पावर 1/गामा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दी है। तो कंप्रेशन रेशियो हमको पता है V1/V2 है, तो हमको उसको प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा करेंगे और हम जब V1/V2 उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट P2/P1 टू द पावर 1/गामा। P2 11 बार दिया है, P1 1 बार दिया है, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1/गामा दैट इज 1.4। और व्हेन वी विल सॉल्व इट हमको क्या मिलेगा, R की वैल्यू 5.54। तो ये कंप्रेशन रेशियो आ गया हमारा। अब दूसरा इफिशियंसी सिंपल है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1/R⁻⁻1। तो यहाँ पे R की जगह में 5.54 रख देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल सी दैट इफिशियंसी इज 49.6%। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन। A gas engine working on Otto cycle has a cylinder diameter of 200 mm। तो एक इंजन है उसमें सिलेंडर का डाया 200 mm दिया हुआ है और स्ट्रोक की लेंथ 250 mm दिया हुआ है। क्लियरेंस वॉल्यूम इज 1570 सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और यहाँ पे सीपी और सीवी की वैल्यू दिया हुआ है। अब ये सीपी और सीवी की वैल्यू क्यों दिया है, गामा निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे गामा डायरेक्ट दे दिया था 1.4। यहाँ पे सीपी और सीवी की वैल्यू दिया है। तो जो गामा की वैल्यू क्या होती है हमको पता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा हम यहाँ से निकल जाएगा CP/CV। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको
क्या निकालना रहेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है और स्ट्रोक दिया हुआ है, स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, मतलब कैपिटल डी और एल दिया हुआ है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमको पता है क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो पाई/4 डी स्क्वायर, डी की जगह में 0.2 रखेंगे क्योंकि एमएम में है, हमको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको मीटर में रखेंगे 0.2 स्क्वायर इंटू 0.25, तो ये मीटर में आएगा। इसको हम सीसी में कन्वर्ट कर लिए, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम भी सीसी में दिया हुआ है। आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इजी कैलकुलेशन हो जाएगा इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा है। ठीक, तो ये मीटर में आया था, तो इसको मैंने सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर रख दिया, तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 7853.98 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम है, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम है। हमको पता है कि इफिशियंसी निकालने के लिए हमको कंप्रेशन रेशियो की जरूरत है। ठीक, क्योंकि अगर हमको कंप्रेशन रेशियो मिल गया तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज करके 1 - 1/R⁻⁻1 हम अपने साइकिल की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमको पता है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, 1 + स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी और हमारा कंप्रेशन रेशियो आ गया 6। जैसे ही हमारा कंप्रेशन रेशियो आया, अब हमको गामा निकालना है। गामा क्या होगा? CP/CV मैंने बताया आपको। तो गामा की वैल्यू जब हमने वैल्यू रखा तो 1.4 आ गया। अब ये दोनों चीजें आ गई, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। हम इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा के आर की जगह में 6 रखेंगे और हमको इफिशियंसी मिल जाएगी 51.2%। अब देखिए, जस्ट अभी ये दो प्रॉब्लम को अपन देखेंगे, तो पिछले प्रॉब्लम में जो इफिशियंसी आई थी 5 पॉइंट समथिंग आई थी, तो वहां पे जो हमारा सॉरी कंप्रेशन रेशियो जो 5.4 आया था या 5.5 आया था, तो हमको इफिशियंसी मिली थी 50 से कम, 49 पॉइंट समथिंग। अब जैसे ही कंप्रेशन रेशियो 6 हो गया, हमारे साइकिल की इफिशियंसी भी बढ़ गई। ठीक, तो जो इफिशियंसी है वो डायमीटर या स्ट्रोक या टेम्परेचर इस सब में डिपेंड नहीं है, वो कंप्रेशन रेशियो में डिपेंडेंट होती है। एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं अपन, जो कि थोड़ा इलेबोरेटिव है। देखिए, इन एसआई इंजन वर्किंग ऑन एन आइडियल ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 6। एक ऑटो साइकिल है, एक इंजन है जो ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है और उसका कंप्रेशन रेशियो डायरेक्ट दे दिया है। The pressure and temperature at the beginning of compression are 1 bar and 27 डिग्री सेंटीग्रेड respectively। अब देखिए यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन बोल रहा है, मतलब किस पॉइंट की बात कर रहा है? पॉइंट 1 की बात कर रहा है। तो जो P1 है और जो T1 है उसकी वैल्यू दिया, तो P1 दिया हुआ है 1 बार और T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आगे क्या बोल रहा है? हीट एडेड ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन प्रोसेस इज 1170। मतलब क्यू इन की वैल्यू दी है, 2 से 3 में जो हीट ऐड हो रही है उसकी वैल्यू दी है 1170 किलो जूल पर केजी। पूछा क्या है? डिटरमाइन द पीक प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब अगर आप साइकिल को इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीक प्रेशर कहाँ पे होता है? पॉइंट 3 में। तो पॉइंट 3 में हमको प्रेशर और टेम्परेचर पता करना है, दैट इज P3 और T3 पता करना है। साथ ही साथ वर्क आउटपुट हमको निकालना है और एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालना है। यहाँ पे भी सीपी और सीवी की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिखते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको ऑटो साइकिल को ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम आपसे बन जाएगी। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो दिया है R6, P1 दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको 273 प्लस करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा T1 300 केल्विन। और क्यू इन दिया है, मतलब 2 से 3 में जो हीट का एडिशन हो रहा है वो 1170 हो रहा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 से 2 तक। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको निकालना है पीक प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब P3 और T3 निकालना है, तो हमको P2 और T2 भी निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर वर्क आउटपुट निकालना है तो हमको T4 की जरूरत पड़ेगी। तो हमको हर एक पॉइंट में टेम्परेचर की वैल्यू पता होना चाहिए, तो उसी में अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। हम जब डेरिवेशन कर रहे थे ऑटो साइकिल का, तो हमने देखा था कि 1 से 2 में T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 टू दावर गामा गामा-1, या फिर P2/P1 इज इक्वल टू R टू दावर गामा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले P2 निकाल लेते हैं।
तो P2/P1 इज इक्वल टू आर टू द पावर गामा, आर हमको 6 दिया हुआ है, गामा 1.4। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे CP/CV तो हमको गामा की वैल्यू 1.4 मिलती है। तो P2 हमारा हो जाएगा 1, दैट इज P1 इंटू 10⁵, क्योंकि हम बार में था ये, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁵, तो हमको P2 की वैल्यू मिल जाएगी 12.28। हम बार भी बोल सकते हैं या फिर 12.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली T2/T1 क्या होता है, आर टू द पावर गामा -1। T1 300 केल्विन दिया हुआ है, R6 दिया हुआ है, गामा 1.4 पता है, तो T2 आ जाएगा 300 इंटू 6 टू द पावर 0.4, दैट इज 615 केल्विन। तो हमको P2 और T2 की वैल्यू मिल गई जब हमने प्रोसेस 1 से 2 की बात की, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है P3 और T3। तो अब हम प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस की बात करेंगे, प्रोसेस 2 to 3। तो ये 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम, अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारा मास फ्लो रेट है वो हम यूनिट मास के लिए बात कर रहे हैं, तो क्यू इन क्या होता है, हमने फॉर्मूले में देखा था CV T3 - T2। ठीक, तो यहाँ पे क्यू इन दिया हुआ है 1170 किलो जूल पर केजी, सीवी की वैल्यू दिया हुआ है 0.718, T2 जस्ट अभी हमने निकाला 615 केल्विन। तो अगर इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू को रखेंगे तो हमको T3 मिल जाएगा 2246.8 केल्विन। सिंपल कैलकुलेशन है। सिमिलरली 2 से 3 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो पीवी इज इक्वल टू MRT, हम फॉर्मूला देखेंगे और आर टी और वी को एक साइड रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमको मिलेगा P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू जो T3 की वैल्यू आई और जो T2 की वैल्यू है, क्योंकि हमको पीक प्रेशर भी निकालना है। तो P3/P2 विल बी 2246.8 डिवाइडेड बाई 615। T3 और T2 हमने निकाल लिया। अब P2 भी हमने निकाल लिया है, तो P2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P3 हो जाएगा 3.65। जब इनको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12.28 इंटू 10⁵ P2 की वैल्यू, तो हमको P3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 44.82 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 44.82 बार। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज T3 एंड P3। अब हम आते हैं वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है जितनी हीट ऐड हुई माइनस जितनी हीट रिजेक्ट हुई। तो हीट ऐड कितनी हुई वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हीट रिजेक्ट कितनी हुई वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको टेम्परेचर T4 निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर T4 निकालने के लिए हमारे पास अगेन यही रिलेशनशिप है, T3/T4 इज इक्वल टू 54 V4/V3 टू द पावर गामा -1। V4/V3 is expansion ratio which is same as compression ratio in case of ऑटो साइकिल। तो यहाँ हमने उसको R से रिप्लेस कर दिया है। अब T4 हमको निकालना है, तो T4 क्या हो जाएगा, T3/R टू द पावर गामा -1। T3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, उस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट T4 इज इक्वल टू 1097.1। जैसे ही हमारे पास T4 आया तो अब देखिए हमारे पास T1 T2 T3 T4 सभी आ गया। तो Q हमको इन पता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम Q रिजेक्टेड निकाल लेते हैं। ठीक, तो Q रिजेक्टेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, CV T4 - T1। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वर्क डन निकाल लेते हैं, CV T3 - T2 माइनस CV T4 - T1। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इन सब की वैल्यू रखेंगे, सभी टेम्परेचर पता लग गया हमको, चारों टेम्परेचर पता लग गया, इसकी वैल्यू रखेंगे तो वी विल गेट वर्क डन एज 598.9 किलो जूल। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते थे कि हमको यहाँ पे क्यू इन दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ यहाँ पे हीट रिजेक्टेड की वैल्यू निकाल के उन दोनों को भी माइनस करते तो हमको सेम आंसर ही मिलता। तो यहाँ पे वर्क डन भी आ गया। अब क्या बचा, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकालने के लिए अगर कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्ट इफिशियंसी निकल जाएगी, अदरवाइज हम एक और तरीके से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वर्क डन हमारा आ गया 598.9 डिवाइडेड बाई इनपुट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्यू इन कितना है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास इफिशियंसी निकालने के लिए, हम दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। हमने जो यूज किया है वो स्टैंडर्ड फार्मूला जो अभी तक हम प्रॉब्लम में यूज करते आ रहे थे, वो फॉर्मूला यूज किया, दैट इज 1 - 1 अपॉन R टू द पावर गामा -1। R की जगह पे हम 6 रखेंगे, गामा की जगह में 1.4 रखेंगे, तो हमारी इफिशियंसी 51.2% आएगी।
आप लोग इसको इफिशियंसी को सेकंड फॉर्मूले से निकाल के देखिए और आप लोग देखेंगे कि इफिशियंसी की वैल्यू सेम आ रही है। हम क्यू इन माइनस क्यू आउट किए तो वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू इन करेंगे जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ था, तो हमको सेम इफिशियंसी की वैल्यू मिलेगी। तो ये तीन प्रॉब्लम जो ऑटो साइकिल से रिलेटेड है, अगर ये तीन प्रॉब्लम आप करते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम जो एग्जाम में आएगा वो भी आपसे बनेगा। तो this is all about Otto cycle, its efficiency derivation and problem related to Otto cycle. Thank you. Thank you very much.